नमस्कार दोस्तों। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिल चुका है। ऐसी आंधी, ऐसी सुनामी किसी सरकार को बचाने के लिए आई है। 20 साल से चल रही किसी सरकार को बचाने के लिए इस तरह का तूफान आया है। ये बात किसी के गले के नीचे से नहीं उतर रही है दोस्तों। और आज बिहार में स्थिति ये हो गई है, हालत ये है कि भारतीय जनता पार्टी बिना नीतीश कुमार के भी अपनी सरकार बड़े आराम से बना सकती है। तो बिहार में क्यों एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला, ऐसा प्रचंड बहुमत मिला, और दूसरा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बिहार की तमाम संभावनाओं पर बात करेंगे योगेंद्र यादव जी से। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, आंधी आ गई, तूफान आ गया, सुनामी आ गई। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं सर? ये मुद्दों की वजह से हुई है, मेहनत की वजह से ये रिजल्ट है, या फिर मुद्रा की वजह से ये रिजल्ट है? प्रज्ञा जी, चुनाव में पहले दिन से मेरी ये राय थी कि एनडीए इस चुनाव में आगे। जी। मैंने तो चुनाव में प्रचार किया महागठबंधन के लिए। मैं कोई विश्लेषक हूं नहीं, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हमने स्पष्ट भूमिका ली कि हमें जाके विपक्ष को मजबूत करना है। लेकिन वहां घूमते हुए देखते हुए मेरी राय थी कि ये चुनाव शुरू से ही एनडीए इस चुनाव में आगे है। तो इसलिए जब सुबह ये दिखने लगा कि एनडीए आगे बढ़ रहा है और जीतेगा, बहुमत मिलेगा, मुझे कोई खास हैरानी नहीं हुई। हम्म। लेकिन अब दोपहर बाद होते होते तक जो मैं आंकड़ा देख रहा हूं, इस वक्त मेरी आंख के सामने 208 का आंकड़ा है। जी हाँ। वो देखकर मुझे लगता है कि ये मामला तो समझ से परे है। हम्म। मतलब कि कोई दौड़ होती है ना, आप कहते हो कि हाँ ये बंदा तो लगता है दौड़ जीत जाएगा, लेकिन हम्म। वो जिस तरीके से दौड़ जीतता है आपको लगता है कि भैया साथ में कुछ स्टीरॉयड तो नहीं ले रखा था। तो कुछ वो वाला मामला है। आ, मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर कि बीजेपी चुनाव हारने वाली थी या एनडीए चुनाव हारने वाला था। और इसकी स्पष्ट वजह है, देखिए हमारे को दोनों पक्षों को ध्यान से समझना चाहिए, हमारे दर्शकों को, आपके क्योंकि बहुत बड़े श्रोता हैं और सब श्रोता बैठे हुए इस वक्त बिहार को देख रहे होंगे, उन्हें समझना चाहिए कि बिहार में एनडीए की जीत की बहुत स्पष्ट वजह थी। पहला, कि एनडीए एक ज्यादा बड़ा गठबंधन है, एक ज्यादा बड़ा कुनबा है जो हम्म। बीजेपी ने किसी तरह से साम दाम दंड भेद से संभाल रखा है। वो बराबर के नहीं है, एनडीए और महागठबंधन दोनों बराबर के नहीं है। 2020 में उनके वोट बराबर भले ही आ गए थे, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि चिराग पासवान बाहर थे। जी। उनके वापस आने के बाद एनडीए जो है वो 5% बड़ा है महागठबंधन से। दूसरा, एनडीए का जो सामाजिक समीकरण है वो महागठबंधन से ज्यादा बड़ा है। आप यूं समझ लीजिए कि जो महागठबंधन का तालाब है वो 40% का है जिसके अंदर से उसे अपने वोट लाने हैं, और हम्म। महागठबंधन जिस तालाब में से वोट लेने की कोशिश करता है वो 50% से बड़ा है। तो दोनों का साइज बड़ा है, अलग है। हम्म। इसलिए एनडीए को एक हमेशा का फायदा है। और तीसरी बात कि महिलाओं के वोट को आज नहीं, पिछले 10 साल से नीतीश कुमार ने बहुत केयरफुली महिलाओं के वोट को टारगेट किया है। चाहे वो लड़कियों को साइकिल और ड्रेस देने की योजना हो, चाहे वो शराबबंदी की योजना हो, और इस बार जो 10,000 रुपए की सीधे सीधे घूस पकड़ा दी, रिश्वत पकड़ा दी, जी। वो तो उन्होंने किया है। और इन तीनों चीजों की वजह से मुझे लगा शुरुआत से ही कि एनडीए इस चुनाव में आगे है। उसका मुकाबला करने के लिए ऑपोजिशन जो कर सकता था वो बड़ी बहुत दीर्घकालिक चीजें थी जो ऑपोजिशन नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए बिहार की बदहाली के बावजूद, बिहार की बेरोजगारी, पलायन, इस सब के बावजूद ये चीज मुद्दे नहीं बन रहे। लेकिन जिस तरह का मार्जिन अब आ रहा है, लोकसभा चुनाव में 8% से आगे थी बीजेपी एनडीए, अब 10% से हो गया विधानसभा चुनाव में। जैसा आपने कहा, जब जो सरकार ने 5 साल के बाद काम किया, नीतीश सरकार ने 5 साल के बाद सन 2010 में उन्हें प्रचंड बहुमत मिला, वो समझ आता था, मैंने घूमा था। जी। उन 5 साल में बिहार में सड़कें बनी थी, लोग कृतज्ञ थे कि हाँ भाई चलो किसी ने आके कुछ किया है बिहार के लिए, वो मुझे समझ आता था। लेकिन उससे बड़ा बहुमत अब मिले जबकि पिछले 5 साल में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है, ये बात समझ से परे लगती है। और कहीं ना कहीं मन में संदेह पैदा होता है कि भाई इसमें कुछ तंत्र का खेल तो नहीं है।
अब तंत्र के भी दो हिस्से हैं, दिखने वाले और एक छुपे हुए। कुछ हिस्से तो बिल्कुल साफ समझ आते हैं तंत्र के, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो कि बीजेपी के लिए काम करती है, मीडिया जो कि बीजेपी की जेब में है। आप एनडीए गठबंधन में जो समस्या है उसकी आपको चर्चा नहीं सुनाई देगी, लेकिन महागठबंधन में छोटी सी समस्या होगी, फ्रंट पेज पे ऊपर आ जाएगी। नीतीश कुमार सरकार की तमाम प्रॉब्लम्स के बारे में मीडिया में कहीं कोई जिक्र नहीं होगा, तो मीडिया एक तरफा है, ये भी बात समझ आती है। पैसा, पैसे का इतना बड़ा अंतर, ये भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और चुनाव आयोग भी एक तरफा है, ये अंपायर नहीं है, अब एक प्लेयर बन चुका है। तो कहीं तंत्र का एक, तो ये तो तंत्र का खुला हुआ हिस्सा है, और तंत्र का छुपा हुआ हिस्सा वो है जो ईवीएम है, वोट में धांधली, हेरा फेरी की बात है। अभी मैं छुपे हुए की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे हाथ में कोई प्रमाण नहीं, और बिना प्रमाण के मैं ऐसी चीजों की बात नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जीत का फासला है, ये सामान्य और जो एनडीए डिजर्व करता था उस जीत से कहीं ऊपर है। कुछ इसमें एक वो एलिमेंट है जो, जब मैं स्टीरॉयड कह रहा हूं, कहीं कुछ स्टीरॉयड है जो कि इसे अकल्पनीय बनाता है, इसे समझ से ऊपर बनाता है, और ये एक चिंता का विषय है। तो ये स्टेरॉइड कैसा हो सकता है? क्या ये एसआईआर का स्टेरॉइड हो सकता है, या फिर पैसा बांटो स्कीम की वजह से जो बम्पर वोटिंग हुई वो हो सकती है? आपका देखिए, एसआईआर का जो खेल बीजेपी करना चाहती थी चुनाव आयोग के माध्यम से, वो पूरा कर नहीं पाई, क्योंकि स्कीम ये थी कि बिहार में 1.5-2 करोड़ वोट काट दिए जाए, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग में पहले छूटते ही साफ कहा था, अरे भाई बिहार में तो 20% फर्जी वोट है, हम तो काटेंगे। अंत में सिर्फ 4% कटे। तो वहां उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हो पाया, अंततः केवल 40 लाख नाम कटे, और उसमें से मैं मानता हूं हो सकता है 25-30 लाख ऐसे नाम हो जो कटने ही चाहिए थे, तो वो नहीं, वो बहुत छोटा हिस्सा कर पाए। लेकिन जो दूसरे खेल थे चुनाव में, जो आप वो कह रहे हैं 10,000 रुपए वाला मामला, 10,000 अब ही 10,000 बहुत रुपए ज्यादा तो ये है। बिल्कुल सीधे सीधे घूस हुई ना। लोग कहते हैं भाई ऐसा तो देखिए चुनाव के अंदर पार्टियां पहले भी करती रही, पहले करती रही है, लेकिन कम से कम कोई योजना बना के, पहले ये देखिए जो मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में हुआ, कम से कम वहां सरकार ने चुनाव से 2-5 महीना पहले एक योजना बनाई, कहा कि हर महीने ये हुआ करेगा और इसकी पहली किस्त ये लीजिए। बिहार में कोई योजना नहीं है, बस चुनाव से पहले ये आपके पर्स में बहन जी पैसा रख दिया। और 10,000 रुपए बिहार में मायने रखता है, बहुत बड़ा पैसा है एक बार मिल जाना इसका। इसलिए कहा कि बार बार किस्त क्या देनी, बस एक बार पकड़ा दो, इतना पकड़ा दो कि लोगों को याद रहे। तो ये जो है जरूर इसका असर रहा होगा, लेकिन जितना बड़ा मार्जिन है, ये जो 10% का फासला, 10% बहुत बड़ा फासला होता है चुनाव में, वो केवल इस घूस के सहारे नहीं। तो वही मैं कह रहा हूं, इसके अंदर कुछ 1 नंबर का काम है और कुछ 2 नंबर का काम है। 1 नंबर और 2 नंबर की चीजें दोनों जुड़ा के, अगर 2 नंबर का गड़बड़ ना होता तब भी मेरे विचार से एनडीए चुनाव में आगे था। चूंकि, और उसकी एक वजह है, वजह ये है, और ये बात हमें ईमानदारी से दर्ज करनी चाहिए, कि बिहार में 1990 में जो सामाजिक क्रांति हुई थी, मंडल की क्रांति जो बिहार में हुई, वो केवल मुस्लिम यादव का गठबंधन नहीं था, वो बिहार के तमाम गरीब गुरबा का गठबंधन था। बिहार के तमाम पिछड़े हाशियाग्रस्त समूहों को एक साथ लेके लालू प्रसाद यादव आए थे। धीरे धीरे वो गरीब गुरबा का गठबंधन घटते 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 केवल मुस्लिम और यादव का गठबंधन बन गया। अब मुस्लिम और यादव का गठबंधन जब सफल होता है तो उससे नुकसान होता है, क्योंकि जब लोग मुसलमानों को इकट्ठा लाइन में देखते हैं तो हिंदू ध्रुवीकरण बढ़ता है, और जब यादवों को सड़क पे देखते हैं कि भाई हमारी सत्ता आने वाली है, तो फॉरवर्ड ही नहीं बैकवर्ड समाज का भी, जो ओबीसी समाज है, ईबीसी समाज के कई लोगों को मन में भी भय पैदा होता है। तो जितने वोट उससे फायदा होता है, उससे ज्यादा वोट का नुकसान होता है। तो पहली दिक्कत तो ऑपोजिशन की ये रही कि वो इस का जनाधार बढ़ाने में नाकामयाब रहे। केवल वीआईपी पार्टी लाके मल्लाह लोगों को जोड़ना वो इसका सॉल्यूशन नहीं। जो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पीडीए बनाया, वैसा भी तेजस्वी नहीं बना पाए, या विपक्ष वैसा भी नहीं बना पाया। तो एक तो उसका सामाजिक आधार संकुचित रहा विपक्ष का, और दूसरा
ये जो उस पे दाग लगा रहा कि भाई जंगल राज था उसके जमाने में, अब जंगल राज की बात उछाली लेकिन जाती है, सर मीडिया के सॉरी द्वारा बहुत फैलाई जाती है। हाँ हाँ। एक चीज हमने जी देखी कि तेजस्वी यादव ने अपनी सारी कमियों पर काम तो किया। जैसे अभी आपने एमवाई वाला फैक्टर याद दिलाया, तो यादवों को या फिर कह सकें कि एक वर्ग विशेष के लोगों को कम टिकट दिए, बहुत कम टिकट दिए। दूसरा, तेजस्वी यादव ने अपने घर के किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो एक बाहुबली वाली छवि थी उसको भी क्लीन करते हुए दिखाई दिए, यादवों को टिकट नहीं दिया, पहले ही बोल दिया। और दूसरा कि हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा किया। तेजस्वी यादव एक बहुत सकारात्मक पॉलिटिक्स करते हुए दिखाई दिए, दवाई पढ़ाई रोटी रोजगार पर बात करते हुए, और बल्कि भाजपा जंगल राज की बात करते हुए दिखाई दिए। तो इसमें दिक्कत क्या थी, मतलब चूक कहाँ पे हुई? इसमें कोई शक नहीं, तेजस्वी यादव ने कई चीजें की जो सही की और उनको आगे रखना चाहिए। पहला, तेजस्वी यादव के पास बतौर डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक बेहतर रिकॉर्ड था लोगों को बेहतर रोजगार देने का। क्या उसको वो एक सतत काम के जरिए, जमीन पर एक सतत अभियान के जरिए बिहार में रोजगार के अभियान में बदल पाए? मेरे ख्याल से वैसा नहीं हो पाया। चुनाव के आखिर में प्रॉमिस, देखिए मैनिफेस्टो में आप जो प्रॉमिस करते हैं वो 4 अखबारों में छपता है, 5 दिन उसके ऊपर चर्चा होती है, उससे मैनिफेस्टो वो होता है जो कि चुनाव से 6 महीना पहले सड़क के ऊपर लोगों में चर्चा हो रही होती है, वो मैनिफेस्टो आपका है। वैसी चीज ऑपोजिशन के पास नहीं थी इस सवाल के ऊपर, खासतौर पे रोजगार का जो सबसे बड़ा सवाल है। और रोजगार पे क्रेडिबल लगे, ये कह देना कि हर परिवार को मैं सरकारी नौकरी दे दूंगा, ये बात एक सामान्य व्यक्ति को क्रेडिबल नजर नहीं आती कि आप कैसे दे देंगे। ये बहुत लगभग असंभव किस्म की चीज है हर परिवार में सरकारी नौकरी दे देना। तो उसमें गंभीरता की कमी आती है। दूसरा, ये लेकिन जो सर उन्होंने कहा। भाजपा के जी मैनिफेस्टो में भी यही था कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, एक जी करोड़ जी लोगों जी। को नौकरी देंगे। और नहीं, उधर तेजस्वी भाजपा, यादव ने देखिए भाजपा के आज नीतीश कुमार जीत गए हैं तो कोई पलट के कहे कि इसका मतलब है उनकी सरकार बहुत शानदार थी, सब अच्छा काम हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिहार की बहुत भारी बदहाली है, इतना पलायन है, इतनी समस्याएं हैं, पूरा ढांचा वहां का चरमराया हुआ है, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। ये सब मुद्दे बन सकते थे, लेकिन तब बनते हैं अगर कोई चुनाव में मुद्दा केवल इसलिए नहीं बनता कि कोई समस्या है। मुद्दा तब बनता है जब उस समस्या को उठाने वाला व्यक्ति या पार्टी ऐसी दिखे जिसे लगे कि हाँ भाई इससे तो बेहतर ये व्यक्ति जरूर कर देगा। ओके। वो बनाने में कामयाब नहीं हुए। बिहार में मैं घूमा चुनाव के वक्त, मैं तो प्रचार के लिए गया था, लेकिन प्रचार के टाइम पुरानी आदत नहीं छूटती है, तो चुपचाप से कहीं जाके साधारण लोगों के बीच में बैठ जाता था, पूछता था, बात करता था। और जैसा मैंने सोचा था वो था नहीं। लोगों के मन में जो मैंने सोचा था, नीतीश कुमार के 20 साल के राज के बाद जो ऊब होनी चाहिए, जो एक असंतोष या गुस्सा या आक्रोश, वो दिखाई नहीं देता था। आपको सच बताऊं तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बारे में लोगों में ज्यादा गुस्सा था, मैंने सड़क पे देखा। हरियाणा में खट्टर जी के बारे में लोगों के मन में कहीं ज्यादा ऊब और वो थी, अरे यार पिंड छुटाना इनसे, तो वो था। लेकिन नीतीश कुमार के बारे में वो नहीं था। अब क्यों नहीं था ये शोध का विषय हो सकता है, लेकिन सड़क पे वो जनाक्रोश नहीं था सिवाय 2-3 वर्गों के। बाकी लोगों में, सामान्य लोगों में ये नहीं था। उसका एक वजह ये भी है कि बिहार में अब जनता को सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं है, बहुत लो लेवल ऑफ भाजपा एक्सपेक्टेशन के है लिए कि अरे ऐसी तंग तो आंधी नहीं दिखी करती कम आपको से सड़क कम। पर? जी भाजपा के लिए ऐसी आंधी तूफान सुनामी दिखा सड़क पर? नहीं, भाजपा के लिए कोई ऐसे सुनामी का कारण नहीं था। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर नीतीश कुमार की सरकार जीतती तो मुझे हैरानी नहीं होती, 150 160 सीट आती, मुझे हैरानी नहीं होती। ये जो आंकड़ा आ रहा है, ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, मेरी समझ से पार है। बिल्कुल, महाराष्ट्र में भी मैंने यही कहा था। महाराष्ट्र में मैंने कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद ऑपोजिशन ने जिस कदर की गैर जिम्मेदाराना कोताही बरती, तो चुनाव हार गए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन इस तरह से हारेंगे इसका कोई प्रमाण सड़क पे दिखाई नहीं दिया। और इसी तरह से ऐसा कोई जन उत्साह हो कि भाई हम भाजपा की सरकार को वापस लेके आएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में आएगी, ऐसी चीज सड़क पे नहीं थी। और इसलिए मैं हैरान हूं, और इसीलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ इसमें ऐसा है जो कि
सामान्य तर्क से ऊपर है, उससे परे है, कहीं ना कहीं कुछ खेल भी है। आपकी नजर में एनडीए के पक्ष में सबसे बड़ी चीज कौन सी गई? देखिए, एनडीए का जैसे मैंने बताया, उनका सोशल और पॉलिटिकल कोalition बहुत बड़ा है। उसको हराने के लिए आपको बहुत कुछ, अगर अगर फेयर इलेक्शन होता, अगर इलेक्शन में सब कुछ फेयर होता, तब भी एनडीए के पास एडवांटेज था, क्योंकि उनका सोशल पॉलिटिकल कोalition बड़ा है। उसको हराने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता, प्रयास करना पड़ता, है ना। और देखिए, वैसे भी बिहार में आप पिछले 20 साल का इतिहास देख लीजिए, तीन बड़ी पार्टियां हैं। इन तीन में से जब भी दो पार्टियां एक साथ आई हैं, उसने तीसरे को अच्छे शिकस्त दी है, हर बार दी है, कोई नई बात नहीं है। सिर्फ एक ही अपवाद है इसका, 2020। और 2020 में क्या था कि दरअसल वो अलायंस था नहीं। बीजेपी दरअसल नीतीश कुमार को पटकनी देने की कोशिश कर रही थी उस चुनाव, लेकिन उसको, चुनाव को छोड़ दीजिए, तो हर चुनाव में तीन में से दो पार्टियां जब एक साथ आई हैं, उन्होंने तीसरे को शिकस्त दी है। तो उस लिहाज से एक पार्टी मिलके बाकी दो को पटकनी दे दे, ये कोई आसान काम होने वाला नहीं था, बहुत कठिन काम था। और इस कठिन काम के लिए जितनी लंबी तैयारी और जिस तरह की एक सोच चाहिए थी, वो ऑपोजिशन में नहीं। आपको क्या लगता है विपक्ष कहां पर कमजोर हो गया? जी, मैंने यही कहा, विपक्ष की जो कमजोरी थी, देखिए, आज की स्थिति में विपक्ष को एक ऐसा मैच खेलना है जहां पिच उनके खिलाफ बनी है, अंपायर नहीं, एक चीज ये भी दूसरी टीम समझना का चाहते मेंबर है। हैं सब लोग कि जैसे पैसा बांटो अभियान अगर ये चलता है, तो क्या विपक्ष के लोगों को भी लोन वोन लेकर के अब पैसे का जवाब पैसे से देना चाहिए क्या? कहां से लेगा, कौन कौन, अरे आप, तो सरकार के पैसे का मुकाबला कौन कर सकता है? किस पार्टी के पास, बीजेपी को छोड़, वैसे बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी है, सिर्फ भारत की नहीं। और वैसे भी सरकारी खजाने का इस्तेमाल करके जनता को रिश्वत देने का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उसका केवल एक ही प्रतिकार है कि चुनाव आयोग अंपायर की तरह भूमिका अदा करे और इसको व्हाइट बॉल डिक्लेयर करे। जब तक आप, चुनाव आयोग नो बॉल को नो बॉल नहीं कहेगा, तब तक आप क्या कर सकते हैं इसके बारे में? तो देखिए, विपक्ष की दुविधा आज ये तो है फिर कि ऐसे तो उसे कोई एक चुनाव ऐसा उस मैच वक्त खेलना नहीं है। सर। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, दुविधा ये है कि आपको एक ऐसा चुनाव खेलना है जहां पिच आपको हराने के लिए बनाई गई है, जहां अंपायर अंपायर नहीं, वो बाकी टीम के मेंबर की तरह खेल रहा है। और लेकिन फिर भी क्या असंभव है मैच जीतना? असंभव नहीं है, कठिन तो है, असंभव नहीं है। तो फिर आपकी दुविधा है कि अच्छा मैच खेलें या ना खेलें। अच्छा, तो फिर आप मैच खेलने गए, हार गए, तो फिर लोगों ने खिल्ली उड़ाई, देखा देखा देखा, हार गए ना। तो वो स्थिति इस वक्त हो रही है, और ये हर राज्य में स्थिति बन रही है इस वक्त। तो विपक्ष को, तो इसलिए विपक्ष की कमियां गिनाना संभव तो है, आसान भी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए मैं कहूंगा कि क्या कमियां थी। कमी ये रही कि ये मैच जीतने, तो एक खराब पिच पर ऐसे अंपायर के साथ खेलते हुए, जो अंपायर ईमानदार नहीं है, वो खेलते हुए आपको जिस मेहनत और जिस रणनीति के साथ खेलना होगा, वो विपक्ष नहीं बना पाया। और उसका तरीका यही है कि आपको, देखिए, विपक्ष आज की स्थिति में तभी चुनाव जीतेगा अगर विपक्ष के हक में आंधी चल रही हो। अगर विपक्ष थोड़ा सा आगे होगा तो चुनाव हार जाएगा। अगर उसके पक्ष में आंधी चलेगी, जैसे कर्नाटका में थी, जैसे तेलंगाना में थी, जब विपक्ष के उसमें एक आंधी सी चल रही होगी, तभी वो चुनाव जीतेगा। वो जनरेट करने के लिए जिस तरह का काम करने की जरूरत थी, और खास तौर पे जो एक पुराना जो गरीब गुरबा का अलायंस था, देखिए, एक मायने में बिहार का जो अलायंस हुआ करता था लालू प्रसाद जी का, वो मुलायम सिंह यादव के अलायंस से ज्यादा बड़ा होता था, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के सोशल अलायंस में कभी भी दलित शामिल नहीं थे। पहले दिन से बीएसपी ने उसको आउट कर रखा। लेकिन लालू प्रसाद यादव के अलायंस में दलित भी शामिल थे, पिछड़े भी थे, अति पिछड़े थे, सब शामिल थे। वो अलायंस को रीगेन करना, उस अलायंस को दोबारा क्रिएट करना विपक्ष की सबसे बड़ी चुनौती थी। और उसमें विपक्ष सफल नहीं हुआ। उन्होंने कोशिश की, मैं नहीं कहता कि कोशिश नहीं की, तेजस्वी ने कोशिश की, लेकिन उस प्रयास में वो सफल नहीं हुए। और दूसरा, बिहार के सामने एक पॉजिटिव एजेंडा रख सकना उन मुद्दों का, जो बिहार के सचमुच सबसे बड़े मुद्दे हैं, पलायन और रोजगार का सवाल। पॉजिटिव एजेंडा जो कि जमीन पे, जहां
सड़क पे चर्चा हो जिसके बारे में। सच ये है कि प्रशांत किशोर के बयानों के बारे में सड़क पे ज्यादा चर्चा थी। सड़क पे, मैं मीडिया की बात नहीं कर रहा हूं, जी प्रशांत हाँ। किशोर के बयानों के बारे में ज्यादा चर्चा थी सड़क पे, बजाय कि तेजस्वी यादव के बयानों की। हम्म। मतलब कि आप जो पॉजिटिव एजेंडा रख सकते थे, जिस तरह नहीं। से जनता के सामने ले जा सकते थे, उसमें आप सफल नहीं हुए। अब ये कठिन काम है, आसान नहीं है। हम्म। लेकिन जब ऐसा मैच खेलेंगे आप जिसमें रेफरी भी आपके पक्ष में नहीं है, पिच भी आपके लिए नहीं बनी है, तो इसमें तो बहुत कठिन काम करने होंगे, और वो नहीं। सर, नीतीश कुमार क्या लगता है मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, आज की तारीख में तो बीजेपी की मजबूरी है। 2020 में मजबूरी इन्होंने हो निकालने सकती है, की। लेकिन बीजेपी तो इतनी सम्मानजनक उसके पास संख्या है, बड़े आराम से अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी ऐसी जल्दबाजी और मूर्खता नहीं करेगी। अगर करेगी तो हम्म। जरूर आज की तारीख में संख्या जरूर है, लेकिन वो करते ही देखिए, नीतीश कुमार उतने भी भोले नहीं है कि चुपचाप से उनकी कुर्सी निकाल ली जाए और वो कोने में खड़े हुए देखते रहे। अगर बीजेपी ऐसा कुछ काम करेगी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में बहुत बड़ी कीमत उसकी अदा करनी पड़ेगी बीजेपी को। ये बीजेपी को समझ आता है। बीजेपी के साथ जितने भी मेरे मतभेद हों, उनकी विचारधारा से मेरी जितनी भी घोर असहमति हो, वो लोग बेवकूफ नहीं है। अपनी हम्म। अपनी अपनी राजनीति समझते हैं, अपना नफा नुकसान समझते हैं, अपना दीर्घकालिक नफा नुकसान भी बीजेपी देखती है। तो मेरे हम्म। विचार से इसमें कोई संदेह नहीं है कि देर सवेर बीजेपी जेडीयू को अपनी पॉकेट में डालेगी। ये बीजेपी हम्म। ने अपने सभी एलाइज के साथ किया है आज तक। तो देर हम्म। सवेर ये जिसे आज जेडीयू कहा जाता है, उसका शिवसेनाकरण होगा ही होगा। या तो जी। उसके दो धड़े बनेंगे, या पूरे के पूरे उसको उठा के बीजेपी अपनी जेब में करेगी। अब जी। कब होगा उसके लिए बीजेपी को सही समय का इंतजार है। अ, नीतीश कुमार को कभी ना कभी साइडलाइन लगाया जाएगा। कब लगाया जाएगा, बीजेपी उसका समय चुनेगी। मेरी अपनी समझ है कि बीजेपी इतनी जल्दबाजी नहीं करेगी कि आज ही नीतीश कुमार को हटा के बिहार का कोई देवेंद्र फडणवीस लाए। क्योंकि बीजेपी को दिखता है कि जो आप एकनाथ शिंदे के साथ कर सकते हो, नीतीश कुमार के साथ नहीं कर सकते हो। नीतीश कुमार वो चेहरा है जिस पर आपने चुनाव जीता है, और अगर वो ऐसी कोशिश करेंगे तो उन्हें काफी नुकसान हो एकनाथ सकता है, शिंदे के ऐसी नाम मेरी से समझ है। चुनाव जीते थे, उनके चेहरे पर भी तो चुनाव जीते। नहीं, एकनाथ शिंदे के पोस्टर थे, एकनाथ चेहरे के नाम पर चुनाव नहीं जीता गया था। सच बात यह है कि बिहार में, जैसा मैंने आपको बताया, नीतीश कुमार से लोगों को न तो उस तरह की निराशा और गुस्सा है जैसा मैंने सोचा था कि होगा, या उदासीनता। मैं सोचता था अब लोग कहेंगे कि आप बहुत बुजुर्ग हो गए, पता नहीं कैसी कैसी हरकतें कर देते हैं पब्लिक हम्म। में, तो अब छोड़िए इनको। वैसा है नहीं लोगों के मन में, और ये हम्म। बीजेपी को इसकी समझ होगी। तो अ, देर सवेर तो ये होगा। देर सवेर तो नीतीश कुमार भी साइड में होंगे और जेडीयू भी खत्म होगी, लेकिन अभी नहीं होगा ये खेल, ऐसी मेरी समझ। प्रशांत किशोर ने सर किसका नुकसान किया? शुरू में लोग कहते थे, मेरे तमाम दोस्त कहते थे कि ये बीजेपी के बी टीम है और केवल हम्म। महागठबंधन का नुकसान करेंगे। जब मैंने जमीन पे देखा तो मैंने पाया कि पीके का नाम लेने वाले और पीके का समर्थन करने वालों में काफी बड़ी संख्या में फॉरवर्ड कास्ट के लोग हुआ करते थे, और जो हम्म। एनडीए के समर्थक थे। अ, और मेरे मन में संदेह ये था कि पीके के पार्टी के वोट से तो दोनों को नुकसान होगा, केवल महागठबंधन को नहीं होगा। लेकिन हम्म। पीके ऐसे कैंडिडेट देंगे जो कि महागठबंधन का बहुत नुकसान करेंगे। अंततः हम्म। वो नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये कहना कि पीके की वजह से महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, ये बात सही नहीं है। हाँ, एमआईएम की वजह से फिर महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस वक्त एमआईएम के पास शायद 6 सीट है, जी। कांग्रेस से ज्यादा सीट एमआईएम के पास है। जी। 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 और एमआईएम ने तमाम दूसरी सीटों में नुकसान किया, तो एमआईएम से जरूर नुकसान हुआ है। लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में जो आशंका थी, वो अंततः चुनाव परिणाम से साबित नहीं हुई। कांग्रेस के ऊपर इतना भरोसा किया आरजेडी ने, लेकिन वो कांग्रेस उस भरोसे पर खरे नहीं उतर पाई। इसके पीछे क्या कारण लगता है आपको? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस और आरजेडी के साथ वो कहावत सही होती हुई दिख गई कि हम तो डूबेंगे सनम और तुमको भी लेके डूबेंगे। देखिए, ये जो परिणाम है प्रज्ञा जी, ये देख के तो सवाल ये भी उठता है ना कि कौन डूबा, किसने किसको डुबाया। सभी तो डूबे। हम्म।
ये जो भाकपा माले जो पार्टी है, जिसके अपने जी। कार्यकर्ता हैं, जिसका जनाधार है, उसकी देखिए क्या बुरी स्थिति है। उसके बारे में तीसरी एक पार्टी है जिसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि खाली हवाई पार्टी है, आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो जरूरत से ज्यादा टिकट मिल गया था, उसको जितना चाहिए था उतना ही टिकट कांग्रेस मिला, ने तमाम उसकी रैलियां भी यही करी, स्थिति है। तमाम शक्ति प्रदर्शन किया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सबने अपनी अपनी शक्ति लगाई। जी, देखिए, कांग्रेस बिहार का मुख्य प्रतिद्वंदी दल नहीं है। बिहार में महागठबंधन का मतलब है आरजेडी प्लस, जैसे कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन का मतलब है समाजवादी पार्टी प्लस। तो कम सीटें देनी चाहिए उत्तर थी प्रदेश कांग्रेस में को। पहले से तो कम सीटें ली कांग्रेस ने, 70 की बजाय इस बार शायद 60 के करीब ली। जी। अब हमें देखना होगा कि क्या आरजेडी का प्रदर्शन भी अपनी सीटों में अच्छा था। देखिए, इस वक्त जो मैं आंकड़ा देख रहा हूं, आरजेडी खुद 24 सीट के ऊपर है। जी हाँ। तो उसके बाद ये कहना कि आरजेडी को कांग्रेस ने हरा दिया, कांग्रेस ने आरजेडी को हरा दिया, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। सारे महागठबंधन को मिलकर ही इस पे देखना होगा, क्योंकि पूरा गठबंधन डूबा है और एक साथ डूबा है। जी। और एक साथ डूबते हुए एक दूसरे पर आरोप लगाएं कि तुम्हारी वजह से मैं डूबा, वो तो दूसरा पूछेगा ना तुमने क्या कर लिया। सबकी ये स्थिति है इस वक्त तो वहां। सर लास्ट पिछली बार कमेंट अलग आप। बात थी, पिछली बार जब था कि जहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी और आरजेडी की परफॉर्मेंस ठीक ठाक अच्छी थी अच्छी और थी। माले की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, तब आप ऐसी बातें कह सकते थे। यहां तो सबकी खराब है। अच्छा, लास्ट कमेंट सर आपका एनडीए का इस प्रचंड जीत पर क्या कमेंट है आपका, आंधी पर। एक बिहार वासी के रूप में, बिहार के शुभ चिंतक, बिहार वासी तो नहीं हूं, बिहार का शुभ चिंतक हूं। एक बिहार के शुभ चिंतक के नाते मैं मायूस हूं। चूंकि एक उम्मीद थी कि बिहार देश में बदलाव की शुरुआत करेगा, बिहार में खुद बदलाव होगा, बिहार में जो सामाजिक न्याय का रथ रुक गया था और जी। बिहार में जो सुशासन 5 साल के लिए होके वो सुशासन भी रुक गया था, वो दोबारा शुरू हो सकेगा, ये नहीं हुआ। उसको लेके बहुत मायूसी है। एक उम्मीद थी कि देश में जो महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव के परिणाम को पलट दिया गया था, उसको दोबारा ठीक करने की शुरुआत बिहार से होगी, वो नहीं हुआ। इसको लेके निराशा है। लेकिन मैं समझता हूं कि हर निराशा से, हर झटके से एक सबक सीखना चाहिए और आगे बेहतर काम कैसे किया जा सकता है उसके बारे में सोचना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय दिया आपने। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद। तो जिस तरीके की जीत एनडीए की हुई है, ये प्रचंड जीत, आखिर इसके क्या मायने हैं, तमाम संभावनाओं पर बात कर रहे थे। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।